Hello and welcome guys. Welcome back once again to the new session class 11 accounts and chapter is also 11 cash book original book of entry cash book कैसे फंडामेंटली इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट काम करता है, किस तरह से कैश बुक मेंटेन की जाती है सर, किस तरह से रिकॉर्डिंग होती है, बहुत ही बेसिक से स्टार्टिंग फ्रॉम क्रैश ये लेक्चर आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट्स कैश बुक के सीखेंगे बच्चों, एक दो क्वेश्चन करेंगे। हमारी फेवरेट बुक डीके गोयल के प्रैक्टिकल अनसोल्व्ड क्वेश्चन हम आज की क्लास में स्टार्ट कर देंगे मोस्ट प्रोबेबली, और लास्ट क्लासेस की तरह ही चैप्टर वाइज इसके भी सिक्वेंशियल लेक्चर्स आते रहेंगे और सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम डीके गोयल के इसमें करेंगे। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं इस नए इंटरेस्टिंग और एनर्जेटिक एंथुसियास्टिक सेशन को। ये वी गो स्टार्टेड। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, एक बिजनेस यदि छोटा है, एक छोटा सा दुकानदार है या छोटी सी दुकान चलाता है या छोटा ट्रेडर है, छोटा बिजनेस है, साइज बिजनेस का छोटा है, वॉल्यूम बिजनेस का छोटा है, कुछ ही ट्रेड होती हैं, अभी इतना बड़ा बिजनेस हुआ नहीं है सर। तो बच्चों वहां पर ट्रांजैक्शंस भी बहुत कम होंगी, इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी। अब उन सभी स्मॉल ट्रांजैक्शंस को, वेरी फ्यू ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमें ज्यादा बुक्स की जरूरत नहीं है, हम मैनेज कर सकते हैं एक ही बुक के अंदर। तो हम केवल जनरल ही मेंटेन कर लेते हैं, जैसा हमने जनरल बुक के अंदर पढ़ा है। सभी ट्रांजैक्शंस की जनरल बुक में जनरल एंट्री कर दी जाएगी, हमें कोई टेंशन नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से सुनिए बच्चों, ध्यान से सुनिए। पर जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है, जैसे जैसे बिजनेस का एक्सपांशन होता है, बिजनेस में वॉल्यूम और ट्रांजैक्शंस भी बढ़ती चली जाती है बच्चों। जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस बढ़ती हैं, एक सिंगल बुक यानी कि जनरल के अंदर सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना रेयरली इंपॉसिबल होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चों यदि आप सभी तरह की ट्रांजैक्शन 500 बार आप परचेस कर रहे हो, 5000 बार आप परचेस कर रहे हो, आप 10,000 बार सेल कर रहे हो, फिर इसके बाद हजारों तरह के खर्चे हो रहे हैं, हजारों तरह की इनकम है आपके पास, कुछ सैकड़ों तरह की इनकम है, तो भाई बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो रही है। सोचिए रिलायंस इंडिया लिमिटेड, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रही है, काउंटलेस ट्रांजैक्शन हो रही है, एक दिन में भी बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो रही है। यदि बच्चों में उसे जनरल बुक के अंदर ही रिकॉर्ड कर लूं, जनरल एंट्री के फॉर्म में ही सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दूं, तो जनरल की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी जनरल बुक। और फिर यदि आप अपने अकाउंटेंट से किसी पर्टिकुलर अकाउंट की नेट पोजीशन या समराइज्ड पोजीशन को जानने के बारे में पूछेंगे, या उसके समराइज्ड रिजल्ट्स को पूछेंगे, बैलेंस को पूछेंगे, तो उसके लिए बहुत ही चैलेंजिंग और डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा उस अकाउंट की समराइज्ड रिपोर्ट देने के लिए। जैसे कि मैं अपने अकाउंटेंट से पूछता हूं कि मुझे बताइए कि पूरे महीने में मैंने कितनी परचेस करी है। अब उस अकाउंटेंट ने एक ही जनरल बुक मेंटेन करी है जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो चुकी है, और परचेस की ट्रांजैक्शंस कभी पेज नंबर 1 पे रिकॉर्ड हुई है, कुछ 50 ट्रांजैक्शन पेज नंबर, कुछ 50 ट्रांजैक्शन 1 से 50 पेज नंबर के अंदर रिकॉर्ड हुई है, कुछ ट्रांजैक्शन पेज नंबर 31 पर है, कुछ 32 पर है, कुछ 90 पर है, कुछ कहां है, कुछ कहां है। अलग अलग जगह परचेस की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड है, और मैं उससे पूछता हूं कि नेट पोजीशन मंथ में परचेस की कितनी है, मुझे बता दो भाई। तो उसके लिए रेयर टू इम्पॉसिबल, बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा। आई मस्ट से उसे काफी टाइम लेना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा परचेस की नेट पोजीशन को काउंट करने के लिए। पर यदि दूसरी तरफ सोचिए, यदि आप 2-4 बार परचेस करते हैं तो जनरल बुक में उसे रिकॉर्ड करते हैं, तो वो आपको विद इन 2 मिनट्स आपको 4 बार की परचेस को टोटल करके बता देगा कि महीने में 4 बार परचेस हुई है सर, एक 4 तारीख को, एक 10 तारीख को, एक 15 तारीख को और एक 25 तारीख को। तो ये चारों का टोटल है सर, इतना गुड्स हमने परचेस किया। बताएगा नहीं बताएगा सर? बात समझ में आती है नहीं आती बच्चों? बिल्कुल। अब लाखों परचेस हो रही है तो उसके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाए। तो यहां पर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ने, कॉन्सेप्ट ने हमें एक ऑप्शन दिया है, एक विकल्प दिया है कि बड़े बिजनेस के लिए लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन जहां पर होती है, आप सेपरेट पर्पस के लिए सेपरेट बुक मेंटेन कर लीजिए, स्पेशल पर्पस के लिए स्पेशल बुक मेंटेन कर लीजिए।
यदि आप गुड्स परचेज करते हैं और उधारी पर क्रेडिट पर खरीदते हैं आप उसे, तो आप एक परचेज बुक ही सेपरेटली मेंटेन कर लीजिए। कितना पूरे महीने के अंदर हमने क्रेडिट पर परचेज किया है उसकी पोजीशन यदि आप जानना चाहते हैं तो परचेज बुक से आपको पता चल जाएगी, फिर उसे जनरल में मत रिकॉर्ड कीजिएगा। तो सारी उधारी की खरीद यानी कि क्रेडिट परचेज से ट्रांजैक्शंस को हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड किया, इसलिए जनरल की लेंथ क्या हो गई, मैनेज हो गई, वो सब ट्रांजैक्शन परचेज बुक में आएंगी। उसी तरह से यदि कितनी आपने क्रेडिट सेल करी है वो सब आप सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लीजिए, तो वो भी हट गई सर जनरल में से, उन्हें भी जनरल में रिकॉर्ड नहीं करना है आपको। ठीक है, जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन करी आपने, चाहे गुड्स खरीदा, चाहे गुड्स बेचा, चाहे फर्नीचर खरीदा, चाहे मशीनरी खरीदी, चाहे आपने कोई असेट बेची, कोई खर्चा कैश में पे किया, कोई इनकम कैश में रियलाइज हुई, जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन है, जैसा कि बच्चों हम जानते हैं ट्रांजैक्शन दो तरह की होती है, एक कैश ट्रांजैक्शन होती है और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। तो जितनी भी आपने पूरे महीने में या एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कैश ट्रांजैक्शन करी है उसके लिए एक अलग से बुक मेंटेन कर लीजिए, जो कि हम आज चैप्टर नंबर 11 में पढ़ने जा रहे हैं, कैश बुक। कैश बुक में दो साइड मेंटेन कीजिए, एक तरफ पैसा जितना आया वो लिख लीजिए, एक तरफ पैसा जितना गया है, जितना पेमेंट हुआ है वो लिख लीजिए। आपको कैश की नेट पोजीशन एंड ऑफ द पीरियड में टेन्योर में पता चल जाएगी कि कितना कैश आपके पास बचा है। आई बात समझ में? अब इसको भी जनरल में आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, तो जनरल की लेंथ इससे भी कर्टेल हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जनरल की लेंथ किन किन ट्रांजैक्शन से सब्स्टिट्यूट हुई, कम हुई, मैनेज हुई, समराइज्ड हुई, शॉर्ट हुई, बताओ? परचेज, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, कैश, और दो बुक्स और होती है बच्चों। यदि आपने कुछ परचेज रिटर्न किए हैं उसके लिए भी सेपरेट बुक मेंटेन कर लीजिए, और यदि जो माल हमने किसी को बेचा है उधारी पर और लौट कर आ गया, मतलब सेल्स रिटर्न, उसके लिए भी आपके सिलेबस में 5 तरह की सब्सिडरी बुक्स हैं, सपोर्टिव बुक्स हैं, जिन्हें आपको पढ़ना है। तो इतनी चर्चा में आपको केवल यही बात समझाने के लिए कर रहा हूं कि सर जनरल की लेंथ को मैनेज करने के लिए बिग ऑर्गेनाइजेशंस में जहां वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती है, स्पेशल पर्पस की ट्रांजैक्शंस को कैटेगराइज कर लिया जाता है और सब डिवाइड कर दिया जाता है जनरल को अलग अलग स्पेशल पर्पस बुक्स में। परचेज, क्रेडिट परचेज के लिए एक अलग से बुक, परचेज बुक, क्रेडिट सेल के लिए अलग से बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न के लिए अलग से बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न के लिए अलग से बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और कैश की ट्रांजैक्शंस के लिए, चाहे गुड्स के रेस्पेक्ट में हुई हो, असेट के रेस्पेक्ट में हुई हो, बिजनेस के एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए हुई हो, बिजनेस की इनकम के कैश रियलाइजेशन के रेस्पेक्ट में हुई हो, सभी कैश ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड कर दीजिए कैश बुक में। तो सर जनरल में बचा क्या? सर जनरल में बहुत सारी चीजें बची है, वो हम देखेंगे। जो भी बची कुची ट्रांजैक्शंस हैं जो इन स्पेशल पर्पस कैटेगरी बुक में नहीं आती है, वो सब बचती हैं जनरल में रिकॉर्ड करने के लिए। अब इससे जनरल की साइज भी मैनेज हो जाती है, कंसाइज हो जाती है, समराइज्ड हो जाती है, स्पेसिफिक हो जाती है, और अलग अलग जो 5 स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस हैं उनके बारे में भी हम समराइज्ड वे में एक पर्टिकुलर पेज पर या एक पर्टिकुलर बुक के अंदर जान सकते हैं। तो इससे होगा क्या सर? क्या हो जाएगा बच्चों? इससे डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो जाएगी। आई बात समझ में? कितना हमने उधार खरीदा एक पर्टिकुलर मंथ में, तो हम डिसीजन ले पाएंगे कि अगले महीने में इसे बढ़ाना है या कम करना है। कितना उधारी पर बेचा है तो हम डिसीजन ले पाएंगे तुरंत कि इस उधार बिक्री को हमें कम करना है, इससे बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं। कितने हमने पेमेंट किए हैं एक्सपेंसेस के रिगार्ड्स में, उससे हम डिसीजन ले पाएंगे कि हमें खर्चों में कटौती करनी है, जो हम कैश हम ज्यादा फिजूल खर्च कर रहे हैं तो कैश के बैलेंस में कमी आ रही है, उसे मैनेज करना है। तो ये डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो जाएगी क्योंकि आपने अलग अलग कैटेगरी के लिए, पर्पस के लिए अलग अलग बुक को मेंटेन कर लिया है। राधे राधे। अब इस डिक्टेशन को पढ़ते हैं, हमने नोट्स में क्या लिखा है सर? ओके सर। सो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक। देखिए स्मॉल बिजनेसेस के लिए जो मैंने आपको समझाया केवल वही लिखा है। फिर कैश बुक का एक फॉर्मेट बनाएंगे, एक क्वेश्चन उठाएंगे और उसे एग्जाम्पल के फॉर्म में लेंगे और कैश बुक में पोस्टिंग सीखेंगे कैसे होती है।
आई बात समझ में, वो इंपॉर्टेंट है बच्चों। बट ये थ्योरिटिकल पार्ट 10 मिनट का, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे कोर कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पीछे फाउंडेशन क्या है, उसके पीछे WHY क्या है, उसका पर्पस क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है बच्चों। सो छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कम अमाउंट की ट्रांजेक्शन होती है, बड़े बिजनेसेस के ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा लार्ज ट्रांजेक्शन होती है बच्चों। सो इट इज नो लॉन्गर पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन इन दी वन जर्नल, ऐसा मैंने लिखा है, ठीक है। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सारी ट्रांजेक्शन जनरल में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है। सो जनरल इज सब डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्पेशल जनरल। ये जितनी भी सब्सिडरी बुक्स हम पढ़ेंगे ना बच्चों, कैश बुक हो गया, परचेज बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, इन सभी को सब जनरल या फिर स्पेशल जनरल भी कहा जाता है, या फिर जनरल भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी जनरल का पार्ट है और ये सभी ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री के अंदर ही काउंट होती हैं। ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री का मतलब जहां पर हम रिकॉर्डिंग करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट से, वाउचर, इनवॉइस, बिल्स, कैश मेमो, ये सभी हमारे पास वो एविडेंस हैं, वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बेसिस पर ही हम इन बुक्स में रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसा मैंने आपको जनरल में पढ़ाया था स्टार्टिंग में। ओके सर, यस सर। सो आगे हमने लिखा है कि सच स्पेशल जनरल आर नोन एज डे बुक्स। इनके नाम क्या है? डे बुक, स्पेशल पर्पस बुक भी इन्हें कहते हैं, सब्सिडरी बुक्स भी इन्हें कहते हैं, जो 5 तरह की बुक्स मैंने आपको बताई है। और एक नाम और होता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कितने नाम हो गए सर? ये नाम आप याद रख लीजिए, एक बार आपको याद रख लेने चाहिए। डे बुक, स्पेशल पर्पस बुक, सब्सिडरी बुक्स और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब सर आगे चर्चा कर लेते हैं। सो ईच सब्सिडरी बुक इज मीन्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर। एक जैसी ट्रांजेक्शन को एक जैसी बुक में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए सर, जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन है सर, उन कैश ट्रांजेक्शन को हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, चाहे पैसा आया हो चाहे पैसा गया हो। जितनी भी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल मैंने लिखा है गुड्स। उधारी पर यदि गुड्स में खरीदता हूं तो ही वो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा। यदि हमने उधारी पर असेट खरीदी है तो फिर वो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी। जैसे आप पूछ रहे थे बच्चों कि सर जनरल में क्या आएगा, फिर तो क्रेडिट पर परचेज की गई असेट्स जनरल में आएगी बच्चों। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। इसके बाद जितनी भी हमने क्रेडिट सेल्स करी है, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, यहां भी केवल गुड्स के रिगार्ड्स में जब हमने उधार पर गुड्स बेचा है वही सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा। सर यदि हमने असेट्स को उधारी पर बेच दिया हमारी, तो फिर वो जनरल के अंदर रिकॉर्ड होगा, उससे फिर बची कुची जनरल या फिर उसे जनरल प्रॉपर कहते हैं बच्चों। आई बात समझ में? परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स, ये भी गुड्स से रिलेटेड है, परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा। इसके बाद हम सब्सिडरी बुक ही पढ़ने वाले, कैश बुक के बाद बच्चों। सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स, सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा और रेस्ट ऑल दी ट्रांजेक्शन जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होंगी। तो जनरल को कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया बच्चों? यहां पर एक बार काउंट कर लेते हैं सर, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके। जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन है वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स परचेज बुक में, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगी। फिर इसके बाद परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स सेल्स रिटर्न बुक में और बची कुछ ट्रांजेक्शन जनरल प्रॉपर में। ये इसमें से हम सभी बुक्स 1 बाय 1 यहां पर पढ़ने वाले हैं। पर आज का जो चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है दैट इज कैश ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो बच्चों स्टार्ट करें। सर कैश बुक को क्या फॉर्मेट होता है, किस तरह से कैश बुक मेंटेन की जाती है, एक क्वेश्चन लेते हैं और कैश बुक के फॉर्मेट के साथ उसे सीखते हैं किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। ओके सर। सो आगे बढ़े उससे पहले एक रिक्वेस्ट हम आपसे कर लेते हैं। इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, ऑन दिस प्लेटफॉर्म जेडी कॉमर्स क्लासेस, यू कैन प्लीज सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल फॉर ऑल अपकमिंग सेशंस, ऑल अपकमिंग वीडियोस, लेक्चर्स, ऑल अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व। यहां पर सभी कुछ आपको उपलब्ध होने वाला है बच्चों। सो इफ यू डू नॉट येट सब्सक्राइब देन प्लीज डू सब्सक्राइब। यहां तक आप आए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलते हैं सर, राधे राधे। अब बच्चों यदि मैं आपसे कैश बुक के टाइप्स की बात करूं तो हमारे सिलेबस में कितनी कैश बुक है
और हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में उसका ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पर हम कर लेते हैं, फिर फॉर्मेट देखेंगे। देखिए कैश बुक कई तरह की होती है बच्चों, जिसमें मेनली एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक। आप साथ में नोट करिएगा, सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। इसमें केवल कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, कितना पैसा कैश के रूप में आया और कितना पैसा कैश के रूप में गया, वही बच्चों यहां पर रिकॉर्ड होता है। एक होती है बच्चों डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। एक होती है डबल कॉलम कैश बुक। बच्चों डबल कॉलम कैश बुक में हमें जो पढ़ना है, एक होगा कैश का कॉलम और एक होगा बच्चों बैंक का कॉलम, ठीक है। मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शन थ्रू बैंक हम कर रहे हैं वो भी सर हम इस बुक के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे। ये होती है डबल कॉलम, डबल कॉलम कैश बुक, मतलब कैश विद बैंक कॉलम। एक बच्चों ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी होती है, ठीक है, जो हम आपको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। यहां पर कैश तो होता ही है, बैंक भी होता है सर, और एक होता है डिस्काउंट। तो सर हमें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये आता है सीए फाउंडेशन में। तो जो बच्चे सीए फाउंडेशन कर रहे हैं हम उन्हें ये पढ़ाते हैं। यदि आपको सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स का सिलेबस करना है, मुझसे पढ़ना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर पर, ठीक है। आपको सिलेबस पूरा प्रोवाइड कर दिया जाएगा फाउंडेशन का। तो ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है सर, इसे हम पढ़ने वाले नहीं हैं। 11th में केवल हम सिंगल कॉलम कैश बुक एंड डबल कॉलम कैश बुक ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है सर। अब एक होती है बच्चों पेटी कैश बुक। क्या होती है सर? पेटी कैश बुक। ये हमारे सिलेबस में है। तो बच्चों ये सीए फाउंडेशन में भी है और हमारे सिलेबस में भी है। बहुत सिंपल होती है पेटी कैश बुक। अब यहां से स्टार्ट करते हैं सर सिंगल कॉलम कैश बुक। हम एक फॉर्मेट सॉल्यूशन के हिसाब से ही बना लेते हैं ताकि हमें सीखना आसान हो जाएगा सर। एक पेज ले लेते हैं सिंगल, यहां पर इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहां इसका एक फॉर्मेट हम बना लेते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट पहले आप देख लीजिए, फिर आप बनाइएगा। आपको अपनी कॉपी के पेज को क्या करना है बच्चों, आपको अपनी कॉपी के पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। ओके सर। सो ये मैंने अपनी कॉपी को, आपको भी ऐसे ही करना सर, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करना है, बराबर इक्वल अमाउंट्स है, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका डेबिट साइड और ये हो गया आपका क्रेडिट साइड, ठीक है। गॉट इट? इसमें कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आपको क्या करना है सर, सबसे पहले बनाना है आपको बच्चों डेट का कॉलम। किसका कॉलम? डेट का, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी, बराबर। डेबिट साइड में भी डेट का कॉलम बना दिया, क्रेडिट साइड में भी डेट का कॉलम बना दिया। मैं यहां पर लिख देता हूं सर, ये है हमारी डेट, ठीक है। ये भी है हमारी डेट। अब आपको बनाना है पर्टिकुलर। अब ये जो पर्टिकुलर है, रिसिप्ट, जितना भी पैसा आपका आएगा वो आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे बच्चों, ठीक है। ये रिसिप्ट का कॉलम हमने बना लिया। अब रिसिप्ट का कॉलम कितना बड़ा बनाना है सर, ये थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए आप। लगभग आपको जो आपने हाफ पेज किया था उसका भी हाफ, जो आपने ये हाफ पेज किया था यहां से लेकर यहां तक, उसका भी आधा, ठीक है। इतना बड़ा आपको रिसिप्ट का कॉलम बनाना है, ठीक है। मैं डेट को यहां पर पैक कर रहा हूं, ऑलमोस्ट इतनी ये डेट बन गई। अब इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद एक छोटे से दो दो कॉलम बनेंगे, एक वाउचर नंबर को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि वो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट है। किस वाउचर के बेसिस पर आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है उसका नंबर यहां पर मेंशन किया जाता है। तो बच्चों ये हो गया वाउचर नंबर, VN शॉर्ट में लिखना है। फिर इसके बाद होता है बच्चों लेजर फोलियो। क्या होता है बच्चों? लेजर फोलियो, जिसको हम शॉर्ट में दिखाते हैं LF। ये लेजर फोलियो हो गया हमारा। फिर हमारा, आप इसको थोड़ा सा मैक्सिमम भी बना सकते हैं लेजर फोलियो को, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए कंफर्टेबली,
ये हो गया हमारा लेजर फोलियो, ठीक है। और फिर लास्ट में बनेगा सर अमाउंट, ये हमारा अमाउंट का कॉलम हो गया। ये डेबिट साइड हमने कंप्लीट करी। डेबिट साइड में क्या क्या लिखा बच्चों हमने पहले, डेट, पर्टिकुलर, बेसिकली रिसिप्ट, कहां से पैसा आएगा, कैश आएगा। वाउचर नंबर, सोर्स डॉक्यूमेंट है हमारा, किस वाउचर के बेसिस पर हम एंट्री कर रहे हैं वो वाउचर नंबर हम यहां पर लिखेंगे। लेजर फोलियो, क्योंकि जनरल के बाद लेजर बुक में हम पोस्टिंग करते हैं, लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग करते हैं। तो जनरल अभी हम सीख रहे हैं, इसमें जनरल प्रॉपर हो गई, सब्सिडरी बुक्स आ गए, इसके बाद लेजर अकाउंट्स बनाए जाते हैं। जितनी भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं, जैसे परचेज, सेल्स, राम श्याम मोहन सोहन, ठीक है, मशीनरी प्लांट, इन सब के अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं ताकि उन पर्टिकुलर अकाउंट्स की नेट समराइज पोजीशन हमें पता लग सके। तो जहां हम उस ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री यानी कि जनरल के बेसिस पर ही उसमें पोस्टिंग करते हैं, तो उसका रेफरेंस नंबर यहां पर दिया जाता है बच्चों, इसलिए आपको केवल ये लिख लेना है, अभी इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। फिर क्रेडिट साइड में भी वही सब चीजें, ठीक है। डेट तो हमने बना ही दिया, लगभग आधे पेज पर हम यहां पर लिखेंगे सर पेमेंट, पर्टिकुलर, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर, और ये पर्टिकुलर किसके रिगार्ड्स में सर, पेमेंट के रिगार्ड्स में। फिर वही दो अकाउंट, वाउचर नंबर छोटा सा, ठीक है, और एक हो जाएगा थोड़ा सा उससे बड़ा लेजर फोलियो। ये हो गया हमारा वाउचर नंबर और ये हो गया हमारा लेजर फोलियो, और ये पेमेंट का अमाउंट कि कितना हमने पेमेंट किया है, और ये हो गया अकाउंट हमारा क्लोज। बोलो बच्चों, इस फॉर्मेट में हमें कोई दिक्कत यहां तो दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। इससे आप इस तरह से क्लोज कर देंगे। ये सिंगल कॉलम कैश बुक का हो गया आपका फॉर्मेट। क्या हो गया सर, सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं सर। इसके हेडिंग पर आपको लिख देना है, मान लीजिए जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, किसी पार्टी का नाम लिखेंगे, इन दी बुक्स ऑफ, जिसकी बुक्स में हम कैश बुक बना रहे हैं उस पार्टी का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, इन दी बुक्स ऑफ जो भी है एबीसी लिमिटेड, और यहां लिखा जाएगा कैश बुक, ठीक है। अब यदि ये डबल कॉलम होती है तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कैश विद बैंक, यदि डबल कॉलम नहीं है तो आप ये इसी तरह से इसको छोड़ सकते हैं कैश बुक। अब देखो बच्चों, हम एक क्वेश्चन यहां पर ले लेते हैं, ठीक है, और पोस्टिंग सीखते हैं वन बाय वन। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये एक क्वेश्चन है सिंगल कॉलम कैश बुक का, है ना, ठीक है। इसी से हम पूरा अच्छे से सीखेंगे कि सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनाई जाती है, उसकी रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग कैसे होती है सर, ठीक है। तो ये आप, यदि आपके पास डीके गोयल बुक है तो आप डीके गोयल बुक में पेज नंबर इसका जो है सर 11.54 पेज नंबर निकाल सकते हैं। इस सेशन की बुक है ये, 2026-27 की ये बुक है सर, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें सिंगल कॉलम कैश बुक हमें बनानी है। क्या बोल रहे हैं, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सिंगल कॉलम कैश बुक। बहुत ध्यान लगाकर आपको ये समझना है, ठीक है। क्या बोलते हैं, देखिए, कमेंस द बिजनेस विद कैश। अब बिजनेस की यदि हम बात करें तो बिजनेस में यहां पर कैश आ रहा है, मतलब ये है बिजनेस की एक रिसिप्ट। जिस बच्चे को जनरल एंट्री नहीं आती वो भी सीख सकता है, पर मेरा ये मानना है कि आप जनरल एंट्री आपको अच्छे से आनी चाहिए, और लेजर अकाउंट में पोस्टिंग कैसे करते हैं वो भी आप यहीं पर ही सीख जाएंगे, जिससे लेजर बनाने में भी आपको हेल्प होगी। तो यदि मैं इसकी जनरल एंट्री करूं तो बच्चों क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। यस सर, यदि मैं इसकी जनरल एंट्री करूं तो जनरल एंट्री बनेगी सर, यही मैं आपको बता देता हूं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, ये जनरल एंट्री बिजनेस के अंदर होगी, ठीक है। अब बच्चों पोस्टिंग कैसे करनी है इसमें आप देखिए, कैश हुआ है डेबिट, क्या हुआ है सर, डेबिट, तो हम पोस्टिंग सर यहां पर डेबिट साइड में करेंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। पर्टिकुलर कैश डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में, और कैश यदि क्रेडिट हुआ है तो पोस्टिंग होगी क्रेडिट साइड में। कैश डेबिट हुआ है मतलब रिसिप्ट है, वो पैसा आ रहा है, और कैश क्रेडिट हुआ है इसका मतलब पैसा जा रहा है, वो पेमेंट है सर, ठीक है। तो यहां कैश डेबिट हुआ है, डेबिट साइड में हम लिखेंगे क्या सर, डेबिट साइड में हम लिखेंगे मेरे बच्चों टू कैपिटल, अपोजिट लेजर का नाम, और अमाउंट में लिख दिया जाएगा 5 लाख। मतलब कि मैं कैश के डेबिट साइड में जाता हूं और रिसिप्ट में लिखता हूं टू कैपिटल, यानी कि जो पैसा आया है कैपिटल के थ्रू। आई बात समझ में,
कितना पैसा आया है सर कैपिटल के थ्रू, वो है 5 लाख। ठीक है, तो यहां अमाउंट के कॉलम में लिख दिया मैंने 5 लाख। सर मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, ना तो लेजर फोलियो नंबर दिया है ना वाउचर नंबर दिया है, बस मैं इसकी डेट जरूर लिख लूंगा 2026 जुलाई 1, ये डेट दी हुई है 2026 जुलाई 1। ठीक है सर, तो ईयर आपको एक ही बार लिख देना है 2026। ठीक है, बार बार नहीं लिखना है, और यहां लिख देना है जुलाई 1। ठीक है, अब मैं तो कहता हूं मंथ भी आपको बार बार नहीं लिखना है, बस डेट आप मेंशन करते जाइए। समझ में आया सर? और देखते हैं सर फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। वापस पेशेंस रखना बच्चों, सब समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, वॉच टिल वेरी लास्ट, आखिर तक देखना है, इस वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरा, परचेज गुड्स फॉर कैश, यदि मैं इसकी ट्रांजेक्शन करूं तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये तो हमें क्लियर है सर। 1,50,000 ये हमारी जनरल एंट्री है। पर बच्चों यदि देखा जाए तो ये एक पेमेंट भी है, तो इसकी एंट्री पेमेंट साइड में होगी, क्योंकि ये पेमेंट है इसलिए इसकी एंट्री पेमेंट साइड में होगी। अब बात करें कैश को पकड़ो, कैश क्या हुआ है सर इसमें? सर कैश यहां पर क्रेडिट हुआ है। क्या हुआ है सर? कैश क्रेडिट हुआ है, तो किस साइड में पोस्टिंग होगी? सर कैश क्रेडिट हुआ है तो पेमेंट साइड में पोस्टिंग होगी, जिसे क्रेडिट साइड भी बोलते हैं, यानी कि पोस्टिंग होगी सर क्रेडिट साइड में। कैश क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में, कैश डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में। अपोजिट लेजर क्या है वो लिख दिया जाएगा सर। अपोजिट लेजर है परचेज। अपोजिट लेजर क्या है सर? यहां पर परचेज अकाउंट, तो परचेज लिख दिया जाएगा 1,50,000 से। तो यहां मैं लिख रहा हूं बाय परचेज, यानी कि मैंने कैश का पेमेंट किया है गुड्स के परचेज के रेस्पेक्ट में 1,50,000, और डेट है मेरी जुलाई 3। मैं डेट यहां पर लिख दूंगा जुलाई 3, और ईयर में एक ही बार लिख दूंगा डेट के कॉलम में 2026। क्या बात समझ में आती है बच्चों? बिल्कुल सर, बात पक्के से समझ में आती है। अब सर इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ते हैं। पेड कैरिज बहुत आसान है सर, ये पेमेंट है इसलिए पेमेंट साइड में ही होगा। पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड, और वैसे भी पेमेंट करते समय कैश क्रेडिट होगा, यानी कि कैरिज अकाउंट जो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। कैरिज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, यहां पर चूंकि कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है इसलिए पोस्टिंग क्रेडिट साइड में ही होगी। ये सुन लो, पोस्टिंग होगी सर क्रेडिट साइड में। अपोजिट लेजर का नाम लिख देंगे सर बाय कैरिज, क्योंकि ये पेमेंट है इसलिए हम यहां पर लिख देते हैं बाय कैरिज। और ये कितना पेमेंट है सर? यहां पर पेमेंट हुआ है 3,000, तो ये पेमेंट हमने लिख दिया सर 3,000, और डेट के कॉलम में हमने लिख दी डेट जो कि है 3 जुलाई। ठीक है, तो यहां पर 3 लिख दिया हमने। चलिए आगे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। सब समझ में आ रहा है सर? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ट्रांजेक्शन है सर सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 4 तारीख की। तो बच्चों ये रिसिप्ट है, कैश अकाउंट डेबिट होगा इसमें, और क्रेडिट क्या होगा बच्चों? टू सेल्स अकाउंट 43,000। यदि मैं इसकी जनरल एंट्री करूं तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब बच्चों कैश डेबिट हुआ है तो पोस्टिंग होगी डेबिट साइड में, डेबिट साइड में, और ये हमारा रिसिप्ट है। क्या है बच्चों? रिसिप्ट है, क्योंकि माल को बेचने से, गुड्स को बेचने से पैसा आया है, इसलिए रिसिप्ट साइड में इसकी एंट्री होगी। और अपोजिट लेजर का नाम लिखा जाएगा टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखा जाएगा सर? टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, रिसिप्ट साइड में इसकी एंट्री होगी, और अपोजिट लेजर हमारा होगा टू सेल्स अकाउंट, और ये हमारी एक रिसिप्ट है, क्योंकि कैश यहां पर डेबिट हुआ है। डेट है यहां पर 4 जुलाई, तो डेबिट साइड में हम लिख देते हैं डेट डालकर 4 जुलाई टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और ये पैसा हमारे पास आया है 43,000, ये लिख दिया सर हमने 43,000। ठीक है सर, अब नेक्स्ट चलते हैं सर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, डेट है हमारी 6 जुलाई,
सोल्ड गुड्स टू रमेश। अब देखो बच्चों, यहां पर ध्यान देना आप, सोल्ड गुड्स टू रमेश ये एक क्रेडिट सेल है। क्या है सर? ये क्रेडिट सेल है। क्यों सर? कैश का कोई इंडिकेशन नहीं है और यहां पर रमेश का नाम दिया है, पार्टी का नाम दिया है, मतलब उधारी पर बेचा है। उधारी पर बेचा है तो पैसा लेना बाकी है। तो एंट्री क्या होगी सर? रमेश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये क्रेडिट सेल है 25,000 की। तो बच्चों यदि हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं तो क्रेडिट सेल को सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। कैश बुक की बात करें तो कैश बुक के अंदर ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि कैश बुक के अंदर केवल और केवल कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। ये चूंकि एक क्रेडिट सेल है, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, इसलिए इसका नोट नीचे आंसर में लिख दिया जाएगा, सिंस क्रेडिट सेल्स इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आई बात समझ में? क्योंकि बच्चों यहां ना तो कैश आया और नहीं कैश गया है। ठीक है, ये 6 तारीख की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं सर। 10 तारीख की ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड फ्रॉम रमेश 20,000। अब ये एक रिसिप्ट है और हम सभी जानते हैं पैसा आया है तो कैश अकाउंट तो सर डेबिट हुआ है और रमेश अकाउंट क्या हुआ है सर? क्रेडिट हुआ है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू रमेश अकाउंट 20,000। अब आप जानते हैं ये एक रिसिप्ट है तो रिसिप्ट साइड में आएगा। और बात करते हैं डेबिट साइड की, चूंकि कैश डेबिट हुआ है इसलिए डेबिट साइड में इसकी पोस्टिंग होगी अपोजिट लेजर का नाम लिखते हुए टू रमेश, और 10 तारीख को टू रमेश 20,000 लिख दिया जाएगा। तो हम यहां पर 10 तारीख को एंट्री करते हैं टू रमेश। ये रमेश से हमें पैसा रिसिप्ट हुआ है, इसलिए बच्चों ये 20,000 हमने डेबिट साइड में लिख दिया। बहुत आसान है। आई होप सो बात समझ में आपको आ रही होगी। ठीक है सर, अब चलते हैं आगे। कैश सेल्स, देखिए ये भी एक रिसिप्ट है, यहां भी बच्चों कैश डेबिट हुआ है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री हमने पास करी है 34,500 की। ठीक है, 34,500। अब चूंकि हम जानते हैं कैश डेबिट हुआ है और ये डेबिट साइड कौन सी होती है? रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड में हम पोस्टिंग कर देंगे, अपोजिट लेजर का नाम लिख देंगे बच्चों टू सेल्स। कितना? 34,500। ठीक है, तो हम रिकॉर्ड कर देते हैं टू सेल्स 34,500। और इसकी डेट कितनी थी सर? 15 तारीख। ये 15 तारीख हमने मेंशन कर दी। चलो सर, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। 18 तारीख, परचेज फर्नीचर फॉर कैश फॉर ऑफिस, यानी यहां पर फर्नीचर बिजनेस के लिए खरीदा गया है। तो बच्चों फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, आप जानते हैं ये एक तरह का पेमेंट है और बिजनेस का पेमेंट है। कैश क्रेडिट हुआ है तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड में हो जाएगी बच्चों। क्रेडिट साइड में अपोजिट लेजर का नाम हम लिख देंगे बाय फर्नीचर। ये हमने पेमेंट कर दिया बाय फर्नीचर। कितना पेमेंट किया है सर फर्नीचर परचेज के रेस्पेक्ट में? 50,000। तो ये हमने 50,000 का पेमेंट यहां पर रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, डेट क्या थी सर हमारी? 18। तो ये 18 को हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं सर, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट। आप जानते हैं एडवर्टीजमेंट हमारा खर्चा है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो ये भी हमारा पेमेंट है सर, और यहां पर कैश जा रहा है तो पेमेंट साइड में हम लिखेंगे बाय एडवर्टीजमेंट 4,000। ओके सर, हम लिख देते हैं बाय एडवर्टीजमेंट 4,000। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम सनी ऑन क्रेडिट। देखिए ये एक क्रेडिट परचेज है। क्या है बच्चों? ये क्रेडिट परचेज है। यहां पर ना तो कैश आया है ना गया है, उधारी पर खरीदा है, मतलब पैसा नहीं गया है, बाद में पेमेंट करेंगे। एंट्री क्या होगी सर? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सनी अकाउंट। ठीक है, ये पैसा देना बाकी है, तो ना तो परचेज में इसमें कैश आया ना कैश गया। यदि हम सब्सिडरी बुक मेंटेन करते हैं तो परचेज बुक में इसे रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि क्रेडिट परचेज को परचेज बुक में ही रिकॉर्ड किया जाता है। ये भी ट्रांजैक्शन हम नोट में लिख देंगे कि सर ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। पेड टू सनी 40,000। अब यहां पर हम जानते हैं सनी को यदि पेमेंट किया गया है तो
सनी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ठीक है, 40,000। अब बच्चों आप जानते हैं यहां पर 40,000 कैश क्रेडिट हुआ है, तो पेमेंट साइड में इसकी एंट्री होगी। कौन से साइड में? पेमेंट साइड में एंट्री होगी, और अपोजिट लेजर का नाम लिखा जाएगा बाय सनी 24,000, 24 को बाय सनी। ये हमने पेमेंट कर दिया, और पेमेंट हमारा था 40,000। ये 40,000 का हमने पेमेंट कर दिया। हाँ जी, ये 24 ट्रांजेक्शन 24 की डेट को हमने कर दी। सॉरी, पेड वेजेस, तो ये भी पेमेंट है बाय वेजेस, तो यहां पर सिंपली बाय वेजेस हम रिकॉर्ड कर देंगे बच्चों 12,500, 12,500, ठीक है। डेट आप लिख सकते हैं 24 और 25, ये थी 24, ये थी 25। डेट में आई होप सो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहे हैं रिसीव्ड कमीशन, तो बच्चों रिसीव्ड इज इंडिकेशन फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। आप जानते हैं कमीशन इनकम है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और कैश यहां पर डेबिट हुआ है बच्चों, तो डेबिट साइड में पोस्टिंग कर देंगे हम टू कमीशन 10,000। सो टू कमीशन पैसा मिला है, रिसिप्ट है, इनकम का नाम लिख दिया, कमीशन 10,000, ठीक है सर। अब इसके बाद आगे चलते हैं सर। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज में ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होता है, कैश क्रेडिट हुआ है, तो बच्चों क्रेडिट हुआ है यानी कि पेमेंट हुआ है, बिजनेस से तो पैसा गया है, तो पेमेंट साइड में लिख दिया जाएगा बाय ड्रॉइंग्स, बाय ड्रॉइंग्स। टोटल ड्रॉइंग्स थी 15,000 की, तो अमाउंट कॉलम में लिख दिया सर 15,000, ठीक है। डेट है 28, ये 28। अब चलते हैं सर पेड सैलरी, ये बोल रहे हैं पेड सैलरी, सैलरी हमारे बिजनेस का खर्चा है, पेमेंट साइड में आ जाएगा। किधर आ जाएगा बच्चों? पेमेंट साइड में, ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट साइड में बाय सैलरी 31, डेट है हमारी 31, बाय सैलरी 8,000। तो ये इस सवाल की हमने कर ली है पोस्टिंग। क्या कर ली बच्चों? पोस्टिंग। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है बच्चों? रिसिप्ट और पेमेंट का यहां पर टोटल करना है। क्या करना है? रिसिप्ट और पेमेंट का टोटल कहां करना है? एक्सेस साइड पेमेंट की यहां हो रही है, तो आपको रिसिप्ट का भी टोटल यहीं पर करना है, इसके बिल्कुल इक्विवेलेंट आपको टोटल करना है। तो रिसिप्ट का टोटल यदि हम करते हैं तो टोटल रिसिप्ट इस तरह से लिखते हैं, टोटल रिसिप्ट, आपकी टोटल रिसिप्ट यहां पर आ जाती है 6,07,500, और यहां बिल्कुल इक्विवेलेंट आपको पेमेंट का टोटल करना है, टोटल पेमेंट दैट इज कम 2,82,500। तो रिसिप्ट ज्यादा है और पेमेंट कम है, 6,07,500 रिसिप्ट है और 2,82,500 क्या है बच्चों? पेमेंट है। तो हाउ मच इज रिसिप्ट? डेबिट बैलेंस रिसिप्ट जो है 6,07,500, और क्रेडिट बैलेंस इज डिनोट फॉर पेमेंट 2,82,500। तो यदि मैं इसमें से लेस करता हूं तो नेट मेरा बचता है, डेबिट बैलेंस जो बचता है मेरे पास 3,25,000, 3,25,000। अब इस बैलेंस को आपको कैसे लिखना है? ये आपका नेट डेबिट बैलेंस है। क्या है सर? है आपका नेट डेबिट बैलेंस। अब इस लेजर अकाउंट को बैलेंस कैसे करते हैं उसे ध्यान से सुनिए आप। 6,07,000 जो आपका एक्सेस बैलेंस है, एक लाइन छोड़कर आप लिख दीजिए 6,07,500, और ये डबल अंडरलाइन आपको कर देना है, इस तरह से ही करना है बिल्कुल। और इसके इक्विवेलेंट यहां भी 6,07,500, और ये कर देनी है आपको डबल अंडरलाइन। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, किन दोनों के बीच का सर? 6,07,500, हाईलाइटर ले लेता हूं, 6,07,500, 2,82,500। इस 2,82,500 में मैं बैलेंस जोड़ूंगा सर, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस है हमारा 3,25,000, ये मैं यहां लिख दूंगा 3,25,000।
अब देखिए बच्चों, इधर ध्यान से देखिए, 2,82,500 में 3,25,500 जोड़ा तो 6,07,500 आ गया, जो कि हमारा डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया है। परंतु यदि मैं आपसे बात करूं इस बैलेंस की, तो ये एक डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट साइड में हमने इसे बैलेंसिंग के लिए लिखा है। किस लिए लिखा है सर? बैलेंसिंग के लिए। तो हम इसको कैरी फॉरवर्ड भी आगे करेंगे। ये तो अभी हमने करी है बैलेंसिंग, और इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में। नेक्स्ट मंथ आपका अगस्त है, तो जुलाई के बाद अगस्त 1 को ये बैलेंस ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू बैलेंस बीडी 3,25,000 इस तरीके से, ठीक है। और ये आपका सवाल यहां हो जाता है फिनिश। ये आपको बैलेंसिंग विशेष तौर से करनी आनी चाहिए। टोटल रिसिप्ट, टोटल पेमेंट, बिल्कुल एक ही लाइन में टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट का टोटल कर दिया, फिर एक्सेस साइड का टोटल कर दिया एक लाइन छोड़कर, बैलेंस लिख दिया। यदि क्रेडिट साइड ज्यादा होती तो बैलेंस डेबिट में लिखते, पर कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं बचता है, कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस ही बचता है। क्लोजिंग होने के नाते उसको अपोजिट साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, और डेबिट होने के नाते उसे डेबिट साइड में कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं बच्चों। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर हमने 1 किया है, ठीक है। और कैश बुक की पोस्टिंग को हमने इसके साथ सीखा है, ठीक है बच्चों। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, नहीं तो ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे, इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।